आवाज की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक फिल्म जो कि कल्ट मूवी है 1987 की। 1987 जो था वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस मूवी के नाम लिखा गया था। शायद आप समझ गए हो। जी हाँ, उस फिल्म का नाम था मिस्टर इंडिया। तो मिस्टर इंडिया के कुछ अनसुने तथ्य है जो कि मैं आज आपकी सेवा में लेकर हाजिर हुआ हूं, जो आपके इस एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना सकते हैं। तो सबसे पहला एक फैक्ट जो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं वो ये कि फिल्म में सबसे पहले जो इसका विचार था वो फीमेल मिस्टर इंडिया को लेकर के बनाया गया था। फीमेल मिस्टर इंडिया का रोल लगभग कास्ट हो चुका था। हुआ यूं था कि शुरुआत में निर्देशक शेखर कपूर और लेखक जावेद अख्तर ने इस फिल्म यानी मिस्टर इंडिया के रूप में एक फीमेल सुपर हीरो के किरदार पर विचार किया था। वे उस समय के लिए बहुत ज्यादा एक क्रांतिकारी कदम उठाने को थे, लेकिन कुछ मंत्रणा के बाद में उन्होंने अपने विचार को बदल दिया और बहुत सारे जो उस समय जो आलोचक थे उनसे सलाह मशवरा करने के बाद में उन्होंने अंततः एक पुरुष प्रधान नायक पर सहमति जताई और हमारे सामने ये मिस्टर इंडिया बनकर तैयार हुई। इसके अलावा अमरीश पुरी का जो रोल था उसमें मोगैम्बो, उसको लेकर के अमरीश पुरी आपको कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं स्क्रीन पर। उनका कॉन्फिडेंस सभी पर भारी पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अमरीश पुरी ही थे जो कि इस रोल को करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे थे। अमरीश पुरी जिन्होंने इस रोल को, इस किरदार को जीवंत किया और ना सिर्फ जीवंत किया बल्कि इसे एक आइकॉनिक इमेज ही बनाकर रख दिया। अमरीश पुरी ने पहले इस रोल को करने से साफ मना कर दिया था। वे इस किरदार की अनोखी पर्सनैलिटी और भड़कीले कॉस्ट्यूम की जो एक बात थी उसको लेकर के बड़े ही आशंकित थे। जब उनसे पूरा डिस्कस किया था पर्सनैलिटी और कपड़ों के बारे में, उसे सोच करके अमरीश पुरी इस फिल्म को करने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे। लेकिन वो निर्देशक शेखर कपूर ही थे जिन्होंने बाद में उन्हें किसी तरह से मना लिया और ये कदम, यादगार कदम इस तरह से रहा कि हम मोगैम्बो में अमरीश पुरी के अलावा किसी और कलाकार की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा मोगैम्बो का मशहूर डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ स्क्रिप्ट में था ही नहीं। मोगैम्बो खुश हुआ का डायलॉग स्क्रिप्ट में रखने के पीछे भी एक कहानी है। जावेद अख्तर साहब ने इसे मोगैम्बो की संतुष्टि व्यक्त करने के लिए एक विशेष वन लाइनर का चुनाव किया। उनके मुताबिक एक विलेन पर वन लाइनर बहुत ज़्यादा सूट करता। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद ये 3 शब्द का ये वन लाइनर जावेद अख्तर ने तैयार किया और इस वन लाइनर पर किसी को भी यकीन नहीं था कि ये इतना ज़्यादा काम करेगा। बल्कि कई लोगों को तो ये सुनकर के ही अटपटा लग रहा था कि एक जो विलेन है वो बार बार ये कह रहा है मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ। लेकिन आप समझें, आज भी आप इस चीज़ को मानते हैं कि उस फिल्म को अगर पहचाना जाता है और अमरीश पुरी को भी जाना जाता है तो एक डायलॉग बोल दीजिए, मोगैम्बो खुश हुआ, सब समझ जाएंगे कि ये बात अमरीश पुरी की है और फिल्म मिस्टर इंडिया के बारे में बात की जा रही है। तो ये डायलॉग आज भी जीत और खुशी व्यक्त करने का प्रतीक बन चुका है। फिल्म की कहानी जो थी वो एक मशहूर नॉवेल था, द इनविजिबल मैन, उससे प्रेरित थी। फिल्म का कंसेप्ट हॉलीवुड
फिल्म द इनविजिबल मैन जो कि प्रदर्शित हुई थी सन 1933 उससे प्रेरित था, लेकिन शेखर कपूर और उनकी टीम ने इसमें भारतीय ट्विस्ट जोड़ने की सफल कोशिश की और इसके लिए उन्होंने इसमें हास्य, रोमांस और देशभक्ति का मिश्रण पैदा किया, जो कि इस फिल्म को एक अलग ही पहचान देता है। अनिल कपूर का सीमित स्क्रीन टाइम, आपने देखा होगा अनिल कपूर इस फिल्म में ज़्यादा नज़र नहीं आए हैं, हालांकि इस फिल्म के वो हीरो हैं। तो भले ही फिल्म का शीर्षक मिस्टर इंडिया था, लेकिन अनिल कपूर का अधिकांश समय जो था वो फिल्म में नहीं था, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाया था कि वो इनविजिबल थे। यह एक साहसिक कदम था कि स्क्रीन पर सिर्फ कलाकार की आवाज़ आ रही है और कलाकार खुद दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु इसने किरदार में एक बहुत अच्छा रहस्य जोड़ा जो दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद तो बहुत सारे डायरेक्टर्स ने इस तरह की कोशिश की, लेकिन अफसोस वो कोशिश किसी भी तरह से मिस्टर इंडिया की उस कामयाबी को दूर दूर तक भी छू ना सकी। चार्ली चैपलिन सीक्वेंस जो उस फिल्म में बताई है, जो कि श्रीदेवी ने एक सीन में की है, वो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी। श्रीदेवी का चार्ली चैपलिन वाला जो स्क्रिप्ट जो था, वो श्रीदेवी खुद ने उस चीज़ को इजाद किया, क्योंकि श्रीदेवी चार्ली चैपलिन की डाई हार्ट फैन रही और ये आइडिया, ये इनपुट उन्हीं का था कि यहाँ पर इस सीन को डाला जाए और मैं इस सीन को बहुत अच्छा करके दिखाऊंगी। और इस इम्प्रोवाइजेशन ने फिल्म को एक यादगार दृश्य, एक कल्ट मूवी के रूप में बदल दिया। निर्देशक शेखर कपूर का अचानक गायब हो जाना, फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान ऐसा हुआ था कि शेखर कपूर अचानक कुछ समय के लिए फिल्म के सेट से दूर हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वो फिल्म की कॉम्प्लेक्सिटीज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और कुछ प्रबंध करने के लिए वे कुछ दिन बाद लौटे और फिल्म इस वजह से लेट हुई। लेकिन फिल्म में क्या तामझाम और लगेंगे, इस चीज़ का प्रबंध करने के लिए शेखर कपूर ने ये थोड़ी सी देर की। आपने देखा कि वो फिल्म कितनी ज़्यादा भव्य एक बजट की फिल्म है। अगर हम उसको देखें तो वो फिल्म उस समय की जितनी भी फिल्म थी उनसे कहीं ज़्यादा भव्य नज़र आती है। मोगैम्बो के लुक की प्रेरणा नाजी ऑफिसर्स से मिली। हिटलर का जो साम्राज्य है उसमें जो क्रूरता है, उसमें जो बर्बरता है, वो सभी दिखाने का मौका इस फिल्म में मिला। हालांकि अमरीश पुरी साहब का जो कॉस्ट्यूम था वो हिटलर से बिल्कुल भी नहीं मिलता था। मोगैम्बो के लुक और कॉस्ट्यूम का जो डिज़ाइन था वो नाजी अफसर से हालांकि प्रेरित नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अमरीश पुरी जो यातनाएं किसी भी इंसान को उसमें देता है, जो पनिशमेंट दिया जाता था, वो भूले भटके या चाहे अनचाहे हमें नाजीवाद की याद दिलाता है। डिज़ाइन टीम ने अमरीश पुरी को एक खतरनाक और सख्त नेता के रूप में दिखाना चाहा, जो उसे एक सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त विलन के रूप में बताने में पूरी तरह से कामयाब हो पाई। फिल्म का जो अंत था वो ऐसा नहीं था जैसा कि हमें मूल फिल्म में दिखाई देता है। स्क्रिप्ट के अनुसार शुरुआत में फिल्म का जो अंत था बहुत ज़्यादा दुखद रखा गया था, जहां अरुण यानी अनिल कपूर अंत में बच्चों को बचाते हुए मर जाते हैं। लेकिन ऑडियंस की प्रतिक्रिया को देखने के बाद इसके क्लाइमेक्स को, इसके अंत को सुखद अंत में बदल दिया गया। यह फिल्म एक इनविजिबल टेक्निक पर आधारित फिल्म थी। भले ही इनविजिबिलिटी डिवाइस बहुत ज़्यादा काल्पनिक था, लेकिन इसके कुछ सिद्धांत
वास्तविक वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित थे, जिससे इस फिल्म पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया गया उन लोगों द्वारा भी जो कि साइंस को और लॉजिक को मानते थे। इस फिल्म में एक गाना था, यानी गाना है हवा हवाई। उस गाने को बाद में जोड़ा गया। हवा हवाई गाना मूल स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। कोरियोग्राफर सरोज खान ने इस गाने का सुझाव दिया, जिससे श्रीदेवी की जोशीली पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा उभर करके हम सबके सामने आई। और गाने के बारे में तो क्या कहिए, आप सभी जानते हैं। मिस हवा हवाई में श्रीदेवी का इम्प्रोवाइजेशन हवा हवाई गाने के दौरान श्रीदेवी ने कई एक्सप्रेशन और मूव्स इम्प्रोवाइजेशन के अनुसार किया था। उनका गोल्डन कॉस्ट्यूम भी एक प्रयोग की तरह इस फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, जो आज भी लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद है। मोगैम्बो का जो किला था, उस लोकेशन का रहस्य, मोगैम्बो का जो किला वो एक आइलैंड पर फिल्माया गया था। जिस प्रकार शाकाल का जो घर था, जो उनका महल था फिल्म शान में, वो भी एक आइलैंड पर बताया गया था, लेकिन वो आइलैंड इंग्लैंड में था और ये एक सेट था। इस फिल्म ने जो कीर्तिमान स्थापित किए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। और जहां तक बात इन सेट्स की है, उसने फिल्म की भव्यता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और फिल्म दर्शकों के दिमाग पर छप गई। स्पेशल इफेक्ट्स का बॉलीवुड में अग्रणीय प्रयोग इनविजिबिलिटी इफेक्ट इससे पहले नहीं दिखाया गया था। एक फिल्म आई थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, किशोर कुमार की। वो फिल्म भी इसी कंसेप्ट पर आधारित थी, लेकिन इस फिल्म में मिस्टर इंडिया में इनविजिबिलिटी इफेक्ट पर पूरी तरह से काम किया था। और ये टेक्निक उस समय की बॉलीवुड फिल्मों में लगाई हुई टेक्निक से कोसों आगे थी। उस समय के लिए भारत में इस तरह की टेक्निक्स का यूज़ फिल्मों में नहीं किया जाता था। इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। फिल्म निर्माताओं ने कैमरा ट्रिक्स, लाइटनिंग टेक्निक और कुछ काम सीजीआई का भी इस्तेमाल करके किया, जो टेक्निक उस फिल्म के आने के करीब 20 साल बाद सिनेमा में वास्तव में स्थापित हो पाई। क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के लिए अनिल कपूर नहीं थे पहली पसंद, बल्कि पहली पसंद के रूप में अमिताभ बच्चन को रोल के लिए अप्रोच किया था, क्योंकि नाम था फिल्म का मिस्टर इंडिया, और मिस्टर इंडिया का जो टाइटल है वो अमिताभ बच्चन को ही जा सकता था। तो यह फिल्म पूरी तरह से अमिताभ बच्चन को ध्यान में रख करके बनाई गई थी, लेकिन समय की कमी के कारण और कुछ कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। उन अलग कारणों के बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। बहरहाल अमिताभ बच्चन ने तो उस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। उसके बाद में भी इस फिल्म के लिए अनिल कपूर को अप्रोच नहीं किया गया था। ये फिल्म फिर बाद में गई मिथुन चक्रवर्ती के पास। मिथुन चक्रवर्ती पर विचार हुआ, लेकिन किसी तरह से बात वहाँ भी नहीं बनी। मिथुन चक्रवर्ती ने भी इस रोल पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तब जाकर के अंत में अनिल कपूर साहब को इसमें कास्ट किया गया और उन्होंने इसे एक आइकॉनिक रोल बना दिया। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो रोल इस तरह से कोई भी व्यक्ति नहीं करता, वही रोल आगे जाकर के एक कल्ट रोल में चेंज हो जाता है। जैसे शाहरुख खान ने फिल्म डर में जो काम किया, अमिताभ बच्चन ने फिल्म दीवार में या दीवार से पहले जंजीर में जो काम किया, उस तरह का काम कोई भी करने को तैयार नहीं था। कोई अभिनेता इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। लेकिन अगर फिल्म बहुत अच्छे तरह से बनाई जाए तो इसी तरह के रोल्स से वो जो अभिनेता है वो पहचाना जाता है, और ना सिर्फ पहचाना जाता है बल्कि उसका जो एक अमरता जो होती है वो उसी किरदार से निकल करके आती है। हम अमिताभ बच्चन को जंजीर में नहीं भूल सकते, हम शाहरुख खान को डर में नहीं भूल सकते, उसी तरह से हम अनिल कपूर को मिस्टर इंडिया में नहीं भूल सकते। पहली भारतीय साइंस फिक्शन कॉमेडी थी यह फिल्म, जिसका नाम था मिस्टर इंडिया, जिसमें
राजनीतिक एक अंडरटोन था। हालांकि फिल्म को एक साइंस फिक्शन कॉमेडी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें एक पॉलिटिकल मैसेज यानी राजनीतिक संदेश भी था। मोगैम्बो का किरदार शक्ति का उपयोग गलत तरह से करता है, और वो जो शक्ति का गलत तरह से प्रयोग करने का जो एक तरीका था, वो सिंबल था, वो नेताओं के ऊपर एक पूरी तरह से एक, जिसको बोलते हैं ना, एक कॉम्प्लीमेंट था, एक कमेंट था। एक हटाए गए सीन में बच्चे को सुपर पावर मिलती है। उस सीन में बच्चे को अस्थाई सुपर पावर मिलते हुए दिखाया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया था। अगर इस फिल्म में इस सीन को रखा गया होता तो इस सब प्लॉट की वजह से फिल्म बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो सकती थी। अगर ये फिल्म आज की तारीख में बनाई गई होती तो इस सीन को फिल्म में 100% जगह मिली होती। फिल्म इंडस्ट्री में अनिल कपूर और श्रीदेवी की दोस्ती जग जाहिर रही, और ये वही फिल्म थी मिस्टर इंडिया जिसकी वजह से ये दोनों नज़दीक आए। और ये ऑफ स्क्रीन दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती थी, और सिर्फ दोस्ती की हद तक थी। और इस दोस्ती के कारण आपने फिल्म में भी इन दोनों कैरेक्टर्स की जो ऑनलाइन केमिस्ट्री थी वो देखी होगी, वो कितनी ज़्यादा जीवंत थी। वो यही कारण था कि ये वास्तव में बहुत अच्छे दोस्त थे। इस कारण से फिल्म में और इन दोनों के बीच में जो किरदार है, जो पारस्परिक जो बातचीत है, जो एक रिश्ता है, वो इतना नेचुरल हमें जो दिखाई देता है, वो इसी वजह से। और इस फिल्म के बाद में अनिल कपूर और श्रीदेवी ने बाद में भी कई फिल्मों में काम किया। मिस्टर इंडिया का एक सीक्वल जो है वो मौजूद है। सन 2000 के दशक में जावेद अख्तर ने मिस्टर इंडिया 2 का स्क्रिप्ट तैयार करने का सोचा था, लेकिन प्रोडक्शन के कुछ इश्यूज के चलते इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्या आप जानते हैं मोगैम्बो का किरदार फरहान अख्तर के दिल के कितना नज़दीक है? फरहान अख्तर जो कि जावेद अख्तर के बेटे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए, अपने बेटे को ध्यान में रखते हुए जावेद अख्तर साहब ने मोगैम्बो के किरदार को गढ़ा। जहाँ तक कहानी की बात है, ये जो कहानी थी फिल्म की, ये जावेद अख्तर द्वारा ही लिखी गई थी। फिल्म सिलसिला से पहले जो इनकी जोड़ी टूटी थी, वो अंतिम बार एक बार फिर से इस फिल्म के निर्माण के दौरान बनी। तो यह कहना गलत है कि सिलसिला फिल्म तक ही सलीम और जावेद का मिलना मिलाना था। ये एकमात्र ऐसी फिल्म थी जो सिलसिला फिल्म के बनने के करीब 6-7 साल बाद बनी, सन 1987-88 में। और यहाँ पर एक बार फिर से सलीम और जावेद की जोड़ी ने काम किया। तो ये जो किरदार था मोगैम्बो का, ये फरहान अख्तर के दिल के नज़दीक था। और ये एक, आप समझें कि जावेद अख्तर का अपने बेटे को उपहार के तौर पर ये फिल्म को बनाने के पीछे भी एक मकसद था, क्योंकि फरहान अख्तर कॉमिक्स में विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। जो छोटे बच्चे होते हैं तब वो छोटे ही थे, और विलेन में बहुत ज़्यादा उनकी रुचि रहती थी। इसलिए उन्होंने मोगैम्बो को ओवर द टॉप अंदाज में बनाया। ये आपने देखा भी होगा कि जिस किसी सीन में मोगैम्बो होता है, पूरी फिल्म में, न सिर्फ सीन में बल्कि पूरी फिल्म में मोगैम्बो छाया रहा, जो दर्शकों, खास तौर पर बच्चों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। इंडिया एक कालजयी फिल्म रही, और यह फिल्म सदा के लिए सबकी यादगारों में बनी रहेगी, क्योंकि यह एक विशेष किस्म के साइंस फिक्शन पर आधारित फिल्म थी, जो कि अपनी समय से करीब 30 साल आगे थी। जो फिल्म 1988 में बनी मिस्टर इंडिया के नाम से, उसी तरह की फिल्म बाद में भी बनाने की कोशिश की, लेकिन जो प्रभाव मिस्टर इंडिया के साथ में चला वो बाद में किसी और फिल्म के साथ में नहीं चला। लेकिन दर्शक और ख़ास तौर पर बच्चे इस तरह के कंसेप्ट, इस तरह की फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बेसिकली ये कंसेप्ट हॉलीवुड का कंसेप्ट था। इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी से अवगत कराने के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले अध्याय में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, और अपनी अपनी ज़िंदगी में भली भांति तरह से मस्त रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।